अमूमन कोई भी आपदा होती है तो उसकी वजह हमेशा साफ रहती है, लेकिन उत्तराखंड के चमोली में जो कुछ हुआ है उसे लेकर अभी भी गहन अध्ययन जारी है। वहां पर वैज्ञानिकों की पूरी टीम पहुंची है और बाकी सभी जगहों पर भी इस बात पर रिसर्च चल रही है कि हुआ क्या था। बहुत सारी थ्योरीज हैं। हम इस समय उत्तराखंड के रुड़की पहुंचे हैं। रुड़की में आईआईटी, जो कि यहां की प्रीमियर संस्था है, न सिर्फ यहां की, समूचे देश की। और हम यहां पे प्रोफेसर अजंता गोस्वामी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो थ्योरीज हैं उनकी हकीकत क्या है। प्रोफेसर अजंता, अगर एक एक करके मैं जानना चाहती हूं आपसे, सबसे पहली चीज ये कि क्या वाकई ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा था? इस चीज पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? जी श्वेता जी, एक्चुअली बहुत सारे थ्योरीज आ रहे हैं और अभी भी कोई भी थ्योरी अब तक कंक्लूसिव नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। मैं आपको कुछ एविडेंसेस दिखाऊंगा जो मुझे लगता है सैटेलाइट इमेज से जो हुआ था। तो पहला थ्योरी आप जो कह रहे हैं कि क्या वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है या फिर ग्लेशियर वाला कोई झील के टूटने के कारण हुआ या फिर वो ग्लेशियर के टूटने के कारण हुआ है। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो 3 कैचमेंट है, ये सरस्वती कैचमेंट है, ये धौलीगंगा कैचमेंट है और ये ऋषिगंगा। जो इवेंट हुआ था वो ऋषिगंगा कैचमेंट में हुआ था और ये उसका प्रोबेबल जो है लोकेशन है जहां स्टार्ट हुआ था। ये रेनी विलेज है और ये तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो पहला थ्योरी जो आप कह रहे हैं कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड वाला थ्योरी है, उसको अगर हम देखें तो इस बेसिन में अगर हम नजर डालते हैं इस साइड में, ना कि इस साइड में, तो यहां जो है एक लेक यहां पे है, इस लोकेशन पे है, जो कि रेनी विलेज से करीब 30 किलोमीटर दूरी पे है। और ये फिलहाल मुझे इंटैक्ट नजर आ रहा है सैटेलाइट इमेज में। यहां मुझे कुछ भी नजर नहीं आया कि कुछ हुआ है। और ये एक ही लेक है जो, अगर ग्लोव की थ्योरी हम कर रहे हैं तो जी हाँ, मतलब एक ही ग्लेशियर लेक है जो एक प्रोबेबल आसपास, नहीं लेक्स तो है लेकिन जो प्रोबेबल आसपास लेक है जो यही है, हमें लग रहा था, लेकिन इसमें ये इंटैक्ट है। बाकी ग्लेशियर के ऊपर बहुत छोटे छोटे लेक्स होते हैं जिसको हम सुपरा ग्लेशियर लेक्स भी कहते हैं, उनके भी फटने की हमें कोई नजर यहाँ पे हमें एविडेंस मिला नहीं है। उसका रीजन ये है कि एक विंटर सीजन है। विंटर सीजन में सारे लेक्स या तो वो फ्रोजन है, बर्फ में कन्वर्ट हो गया है, या फिर वो पार्शियली फ्रोजन है, हाफ जो है बर्फ और पानी का मिक्सचर है। लेकिन कोई भी यहाँ पे जो है, और उसका ट्रिगरिंग मैकेनिज्म अलग अलग होता है कि वो अर्थक्वेक के कारण हो सकता है, एवलांस के कारण हो सकता है, या कोई और कारण से हो सकता है। तो हमें कुछ भी यहाँ एविडेंस मिला नहीं कि ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है। जो एविडेंस हमें मिला है वो इस इमेज में हमें मिल रहा है, वो ये है कि यहाँ पे आपको एक जो है प्लूम का जो है पैच नजर आ रहा है, जो कि एक डस्ट प्लूम की तरह। 7 तारीख सुबह 10:30 बजे। करेक्ट। तो ये प्लूम हमें नजर आ रहा है। उसका मतलब ये है कि पूरे बेसिन में और कुछ है नहीं, यहीं पे है जो भी है। तो स्टार्टिंग शायद यहां से हुआ है और फिर ये इस कोर्स में मूव किया है और ये इधर गया है। अगर हम उसी को हम 7 तारीख की ही 10:58 AM में हम देखते हैं, करीब 20 मिनट बाद, तो यहाँ पे जो है वो क्लैरिटी आ गया, यहाँ पे कोई प्लूम नहीं है, प्लूम यहाँ पे अब है, इस जोन पे है। तो उसका मतलब है कि 20 मिनट में यहाँ पे जो है वो सेटल डाउन हो गया है और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये है कि करीब 10 से 10:30 बजे के बीच में कुछ हुआ था जिसके कारण ये पूरा इंसिडेंस हुआ। अब क्या हो सकता है? जी, अब दूसरी जो चीज चल रही है वो ये कि क्या एक मैन मेड डिजास्टर हो सकता है, यानी कि वहां जो अलग अलग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें कोई एक्सप्लोजन ट्रिगर किया गया हो जिससे हुआ हो ऐसा? अगर वो किसी मैन मेड रीजन से हो या फिर वहां पे अगर कुछ एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसके कारण हो, तो वो इंटेंसिटी बहुत ही कम रहता है। जो वहां पे इंटेंसिटी है उसके कारण उसका इफेक्ट यहां तक नहीं आएगा। अच्छा। बहुत ही आसपास ही वो रहेगा और बहुत ही कम इंटेंसिटी का होता है, छोटा मोटा वो होता है, तो उसके कारण तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जितने भी एविडेंस है वो तो पूरा नेचुरल हमें लग रहा है यहाँ। अच्छा, नेचुरल है। तीसरी थ्योरी ये कि क्या जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है वो किसी एवलांच की वजह से ट्रिगर हुआ था, कि वहां पर डेब्री रहा हो, पानी कॉटअप रहा हो और वो। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो थर्ड आपने कहा थ्योरी एवलांस वाला, वो हमें सबसे ज्यादा यहाँ पे सुइटेबल लग रहा है। हालांकि एवलांस के बहुत सारे डेफिनेशंस है और बहुत सारे क्लासिफिकेशंस भी है, लेकिन यहाँ हमें जो लग रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप देखिए यहाँ से जो है कुछ मूव करना शुरू हुआ है और यहाँ पे एक ब्लैक पैच डेवलप हुआ है, एक डिप्रेशन डेवलप हुआ है। जो डिप्रेशन आप जो है आगे की इमेज में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये 6 तारीख की इमेज है। इसमें आप देखिए यहाँ पे एक डिप्रेशन है और यहाँ पे ये स्नो कवर्ड है। 7 तारीख की इमेज में देखिए यहाँ पे ये खाली नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ही एम्प्टी है। और 8 तारीख में भी ये जो है खाली नजर आ रहा है। उसका मतलब ये है कि अगर आप ये तीनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे ये स्नो कवर्ड है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, प्लस यहाँ पे प्लूम डेवलप हुआ है। ये कहां से डेवलप हुआ? तो इसीलिए हमें लग रहा है कि सोर्स यही हो सकता है। अब दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा कि अगर ये एवलांस के कारण हुआ है तो इतना पानी कहां से जनरेट हुआ है, कि एवलांस अगर वो एक आइस का टुकड़ा है तो क्या वो तुरंत मेल्ट हो गया? तो ये बहुत बड़ी विषय है। तो ये कुछ इमेज में आपको पहले से दिखाना चाहूंगा। ये 21 जनवरी की इमेज है। यहां आप देख सकते हैं कि कुछ हद तक बर्फ है। फिर आप आगे देखिए 3 तारीख की इमेज है, 3 फरवरी।
तो यहाँ पे जो है क्लाउड है प्लस कुछ बर्फ है। 4 तारीख तो बहुत ज्यादा बर्फ है यहाँ पे। अच्छा। 5 तारीख भी यहाँ पे काफी बर्फ नजर आ रहा है। 6 तारीख को भी लगभग वही सिनेरियो है। तो ये 4 की जो तस्वीर हमने देखी थी वो फ्रेश स्नोफॉल जैसा दिख रहा है। यस, फ्रेश स्नोफॉल जैसा दिख रहा है यहाँ पे। और ये जो है 5 तारीख को भी यहाँ पे दिख रहा है, 6 तारीख को भी यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप 7 तारीख की इमेज देखेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ ये खाली हो गया है पोर्शन, प्लस यहाँ पे एक गैप आया है। तो ये है कि वहां पे शायद स्नो एक्यूमुलेट हुआ था या फिर वो काफी दिनों से वो डिस्टर्ब था वो एरिया, और उसके कारण वो चंक मूव कर गया। क्योंकि चंक मूव कैसे करता है, ये एवलांस कैसे आता है, एवलांस के बहुत सारे रीजन है। मैं बिल्कुल लेमन की लैंग्वेज में अगर कहूं तो कोई भी एक स्लोप है, उस स्लोप में कुछ भी मटेरियल है, वो मटेरियल तब तक नहीं मूव करेगा जब तक उसके एंगल ऑफ रिपोज जो है डिस्टर्ब नहीं हुआ। एंगल ऑफ रिपोज मतलब मैक्सिमम एंगल जिसमें वो सामान वहां पे रह सकता है। जैसे उसके ऊपर कुछ ज्यादा मटेरियल आ गया तब वो मूव कर सकता है। दूसरा थ्योरी ये हो सकता है कि अगर यहाँ नीचे थोड़ा सा वो वेटनेस है, कि वाटर है, वेटनेस है, लुब्रिकेंट है, तब वो मूव कर सकता है, या उस तरह से, या फिर टो कटिंग हुआ तब वो मूव कर सकता है। तो बहुत सारे थ्योरीज है जिसके कारण वो मूव कर सकता है। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, ये मॉडल करने के बाद ही पता चलेगा कि ये नीचे क्यों मूव किया है, अगर ये मूव किया है तो। और अगर ये कितना बड़ा हिस्सा आपको लग रहा है? ये लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। अच्छा। जो अब तक काफी लोगों ने जो कहा है वो हमने जो देखा है 1 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। तो अब ये है कि अगर सिर्फ बर्फ और आइस और डेब्रिस वहां पे जो 45 या 40 डिग्री के स्लोप में मूव करके नीचे टकराया है, तो अचानक पानी कहां से आया है? क्योंकि पिघलने में टाइम लगता है। तो हमें जो लग रहा है कि जब भी कोई ग्लेशिएटेड एरिया है, उस पूरे एरिया में अपार्ट फ्रॉम स्नो एंड आइस वहां कुछ वाटर के पॉकेट्स भी होते हैं। अच्छा। जो कि फ्रोजन है या सेमी फ्रोजन है। तो यहाँ पे ये वाटर के पॉकेट्स है कुछ जगह। तो जैसे ये यहाँ पे टकराया है, तो आप इसको एनालॉजी को ऐसे समझिए कि एक टोमेटो के ऊपर अगर आप पत्थर डाल देंगे तो जिस तरह से उसमें से रस जो है स्प्लैश करेगा, समथिंग लाइक दैट। ये यहाँ पे जब टकराया है तो यहाँ पूरे जो है एक बड़े रीजन में उसने इंपैक्ट किया, और वहां जहां भी वाटर के पॉकेट्स है वो इकट्ठा होकर जो है मूव करने लगा। तो उस वाटर के साथ जब वाटर है वो जब मूव कर रहा है तो उसके साथ डेब्रिस भी आ जाएंगे, या मलबा आ जाएंगे, फिर स्नो के कुछ पोर्शंस आ जाएंगे, और कुछ आइस के चंक्स भी आएंगे। तो सारा मटेरियल एक मिक्स होके, एक स्लरी होके फिर ये नीचे बह गया, क्योंकि ये स्लोप काफी ज्यादा है, ग्रेडियंट ज्यादा है, और ये फिर आगे चल के रेनी विलेज एंड देन तपोवन जो है वहां तक ये इंपैक्ट करता गया। तो ये अलग अलग थ्योरीज जो हैं उन्हें समझाने का प्रयास था, क्योंकि सबके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर इसे रोका जा सकता था, क्योंकि अगर प्राकृतिक रोष है तो शायद उसको अलग तरीके से आगे बढ़ना होगा, इंसानी गलती है तो उसे अलग तरीके से आगे बढ़ना होगा। क्योंकि बड़ी चीज यही होती है कि जो हो जाता है उसके बाद उससे इंसान सबक लेकर आगे बढ़े। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, रुड़की, आज तक।